हेलो गाइस, चलो फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक फ्रॉम द केमिकल थर्मोडायनेमिक, दैट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन इन थर्मोडायनेमिक. ठीक है, ओके. उसके लिए एक एग्जाम्पल ही कंसिडर कर लेंगे डायरेक्टली. कंसिडर अ गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विथ अ मूवेबल पिस्टन. ये डायग्राम है जहाँ पे एक सिलेंडर है हैविंग अ मूवेबल पिस्टन एंड देयर इज अ गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर. ठीक है, गैस क्या हो गया सिस्टम, सिलेंडर क्या हो गया सराउंडिंग. ओके, चलो ये तो दो चीज़ आ गई इन द थर्मोडायनेमिक. हाँ, सो गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर हैविंग अ मूवेबल पिस्टन. ओके, कंसिडर करते हैं द गैस हैज़ टेम्परेचर T1. अब इनिशियल उसका इनिशियल टेम्परेचर है T1, प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1. ओके, द गैस हैविंग अ इनिशियली जब इनक्लोज हुआ इनटू द सिलेंडर क्या है, टेम्परेचर कितना है T1, प्रेशर है P1 एंड द वॉल्यूम इज V1. ठीक है, ओके. एज लॉन्ग एज पिस्टन इज मोशनलेस दिस स्टेट फंक्शंस रिमेन कांस्टेंट एंड नो हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस. दिस इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट एक्चुअली. ओके, जब तक हम लोग पिस्टन को मूव नहीं करेंगे, ओके, पिस्टन को मूव नहीं करेंगे मतलब ना तो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में लेके आएंगे ना तो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके आएंगे, तब तक ये स्टेट फंक्शंस जो है, स्टेट फंक्शंस यानी यू कैन से ऑल्सो स्टेट वेरिएबल्स. स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल्स टेम्परेचर, प्रेशर एंड दिस वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. यानी टेम्परेचर होगा T1 ओनली, प्रेशर होगा P1 एंड व्हाट अबाउट वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा V1 ओनली. एंड एज तब क्या होगा कि द गैसियस प्रेशर, ओके, पिस्टन ना तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना तो पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. इसका मतलब क्या है, वॉट एवर द गैस प्रेशर, गैसियस प्रेशर हम लोग P कंसिडर करेंगे एंड द एक्सटर्नल प्रेशर विच इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द पिस्टन सिलेंडर, आउटसाइड द सिलेंडर जो प्रेशर है उसको कहेंगे P एक्सटर्नल और एक्सटर्नल प्रेशर. सो गैसियस प्रेशर P एंड P एक्सटर्नल और एक्सटर्नल प्रेशर विच प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, दोनों प्रेशर सेम है, दोनों प्रेशर सेम है, तभी तो चांसेस है कि पिस्टन मोशनलेस है फिलहाल. ओके, पिस्टन का मोशन नहीं है ना तो इन द अपवर्ड डायरेक्शन ना तो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. एंड दैट्स वाई द टेम्परेचर रिमेन्स T1, pressure remains P1 and volume remains V1. so piston is motionless. that's why हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि equilibrium condition acquire हो गई because of the two pressure are same, the system's pressure and the surroundings pressure is same over here. understood? system का pressure that is gaseous pressure, surrounding का pressure यानी external pressure same है. that's why we can say over here the equilibrium condition is acquire over. अगर now the move द पिस्टन इन अपवर्ड डायरेक्शन, चलो अभी कंडीशन थोड़ा सा डाल लेते हैं उसमें कि पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में हमने मूव कर लिया. यू कैन सी ओवर हियर इन द डायग्राम पिस्टन मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन. अपवर्ड डायरेक्शन में कब मूव होगा, इफ़ यू कैन सी ओवर हियर जो वो वहाँ पे ब्लैक स्पॉट है ऑन द पिस्टन ओनली इन द होल सिलेंडर डायग्राम, तो वो है एक्चुअली दैट रिप्रेजेंटिंग द वेट, कुछ मास है, वेइंग बैलेंस जो होता है ना, सॉरी वेट जो होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो वहाँ पे हमने हटा दिया, समझ लो. ओके, इफ़ वी आर रिमूविंग दैट वेट ओनली तो क्या हो जाएगा. अब देखो वेट के साथ एक्चुअली गैसियस प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर सेम है, बट अगर वो वेट हटा दिया हमने देन गैसियस प्रेशर विल बी मोर कंपेयर टू द एक्सटर्नल प्रेशर. अंडरस्टूड नो, गैसियस प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा कंपेयर टू द एक्सटर्नल प्रेशर इफ़ वी रिमूव दैट वेट फ्रॉम द मूवेबल पिस्टन. सो नाउ मूव द पिस्टन इन अपवर्ड डायरेक्शन. कैसे करेंगे, वी रिमूव दैट वेट ओनली. सो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, द पिस्टन विल बी मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन ओनली, द गैस एक्सपांड्स. ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया दिस पिस्टन, समझ सी इन द डायग्राम ओनली. हाँ, तो क्या हो जाएगा, गैस विल एक्सपांड. अंडरस्टूड. नाउ इट passes थ्रू द स्टेट फॉर विच प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर नॉट स्पेसिफाइड and vary continuously during the movement of the piston. The gas is then said नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट. अंडरस्टूड. अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन डिस्टर्ब हो गई. एज वी रिमूव द वेट फ्रॉम द पिस्टन ओनली, पिस्टन मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन. वाई इट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज the gaseous pressure is marginally infinitesimally greater than the external pressure. okay, marginally greater than the external pressure. piston moving in the upward direction, as piston moves in the upward direction volume change हो गया गैस का. ओके, वॉल्यूम जो V1 था वो अभी V2 हो जाएगा क्योंकि गैस एक्सपांड हो गया वहाँ पे. अंडरस्टूड ना. इवन प्रेशर भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा. maybe the whole process takes place at constant temperature only, temperature remains same over there. Understood?
समझ रहा है? सो हियर एज यू मूव द पिस्टन इन अपवर्ड डायरेक्शन गैस एक्सपांड्स, सो वी कैन से दैट द इक्विलिब्रियम कंडीशन इज डिस्टर्ब्ड ओवर देयर. हम लोग कहेंगे यहाँ पे क्या, इक्विलिब्रियम कंडीशन डिस्टर्ब हो गई. नाउ जो भी पिस्टन मूवमेंट हो रही थी अपवर्ड डायरेक्शन में, स्टॉप द मूवमेंट ऑफ पिस्टन एट दिस स्टेज द प्रेशर इज P2. हम लोग एक पर्टिकुलर लेवल के बाद पिस्टन की मूवमेंट स्टॉप कर दी. ओके, इफ वी स्टॉप द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन तो क्या हो जाएगा, द प्रेशर इज P2, वॉल्यूम इज V2, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज ओवरऑल प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर ओनली. तो वो टेम्परेचर कांस्टेंट ही है T1, यानी इनिशियल स्टेट में जो T1 था वही अभी यहाँ पे भी है T1. और यू कैन रिप्रेजेंट ओवर हियर T2 ऑल्सो, बट द टेम्परेचर रिमेन्स सेम ओवर हियर. दिस स्टेट फंक्शंस आर कांस्टेंट सिंस द पिस्टन इज मोशनलेस, द गैस इज इन अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट. अब हम लोग कहेंगे द गैस इज इन अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट. अंडरस्टूड ना? तो पहले क्या था, स्टार्टिंग में हमने गैस इनक्लोज किया था. बच्चों सुनो आराम से. ओके, स्टार्टिंग में हमने गैस इनक्लोज किया था इनटू द सिलेंडर. बराबर है. गैस का कुछ प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर होगा आउटसाइड द सिलेंडर. द बोथ प्रेशर्स आर सेम. whatever टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम है, टेम्परेचर T1, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, ये एक्सप्लेन करेगा इनिशियल कंडीशन. एंड वहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन थी क्योंकि गैसेस प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर्स आर सेम. जैसे ही हमने whatever वो जो वेट था वो निकाल दिया तो गैसेस प्रेशर ज़्यादा हो गया कंपेयर टू द एक्सटर्नल प्रेशर. पिस्टन मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन ओनली. अपवर्ड डायरेक्शन में पिस्टन मूव हो गया. Definitely there is a change in volume of the system as well as pressure of the system as well. The whole process carried out at same temperature. So pressure उसका P2, volume हो गया V2 and temperature रहा that is T1 only, or you can represent now as a T2 also. ये जो state function है अभी, अब आने के बाद पिस्टन अगेन मोशनलेस हो गया. समझ लो पिस्टन वापस मोशनलेस हो गया जैसे कि अर्लियर केस में था, P1 T1 V1 के केस में था. तब हम लोग कहेंगे कि अगेन सिस्टम एक्वायर द इक्विलिब्रियम कंडीशन विद द सराउंडिंग. हम लोग क्या कहेंगे, अगेन वी कैन से दैट द सिस्टम एक्वायर द इक्विलिब्रियम कंडीशन विद द सराउंडिंग. वापस गैसेस एंड एक्सटर्नल प्रेशर सिमिलर हो रहा है एंड दैट्स व्हाई द इक्विलिब्रियम कंडीशन इज देयर. सो सिंपली हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन को या फिर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन करेंगे. अ सिस्टम इज सेड टू बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स स्टेट फंक्शंस डू नॉट वेरी विद टाइम. I repeat, a system is said to be thermodynamic equilibrium. A system is said to be thermodynamic equilibrium when its state functions यानी temperature, pressure, volume, number of moles. When its state function do not vary with the time. अगर variation नहीं बताता in the state functions with the time, then the system is said to be in equilibrium with the surrounding. Understood? The system is said to be is in equilibrium with the surrounding. Understood? समझ गए ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. वेरी इजी है एक्चुअली, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग वहाँ पे. ओके, यहाँ पे सिर्फ हम लोग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में जस्ट वी कंसिडर द थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स और यू नो द स्टेट फंक्शंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम. दीज आर द थिंग्स हमने यहाँ पे कंसिडर की और उसके बेसिस पे हमने वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन इज इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. ओके, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रोसेस एंड इट्स टाइप्स. डिफरेंट प्रोसेसेस हम लोग फॉलो करेंगे व्हेन वी परफॉर्म द केमिकल दिस वन एक्सपेरिमेंट, केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट. सो वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंट प्रोसेसेस नाउ. हमने डिफरेंट टाइप्स देखे थे. ओके, प्रॉपर्टीज़ के एंड ऑल, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी बहुत ही हेल्प करेंगे हमें आगे जाके. चलते हैं फिर द प्रोसेस एंड इट्स टाइप्स. लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्रोसेस इज. अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड द प्रोसेस. प्रोसेस यानी क्या, जो भी मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं in which the one equilibrium state is disturbed and there is a reach of second equilibrium state. Okay, one equilibrium state changed into the another equilibrium state, the whole method is said to be the process. उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रोसेस. देयर आर टोटल 5 प्रोसेसेस एक्चुअली वी आर गोइंग टू सी, जहाँ पे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स यानी स्टेट फंक्शंस जो हम कहते हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, इवन हीट, ये सब यू नो कांस्टेंट रखे जाते हैं. ओके, सो विल सी दैट थिंग्स. First process, isothermal process. First is isothermal process. See, this is the process in which temperature of the system remains constant. क्या है ये isothermal process? यानी this is the process in which temperature of the system remains constant throughout the transformation.
अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस तो हम लोग कहेंगे डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, एंड डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, सो डेल्टा यू इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो. मैं बताऊंगा व्हाट इज डेल्टा टी इज, डेल्टा यू इज, बट पहले समझ लो डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, यानी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में नो डिफरेंस इन द टेम्परेचर. अब वो कैसे रहा समझ लो बच्चों. यू आर परफॉर्मिंग द केमिस्ट्री प्रैक्टिकल इन द लैब एंड द रूम टेम्परेचर इज कंसिडर द रूम टेम्परेचर इज 34 डिग्री सेल्सियस. आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, रूम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस है. सो दिस इज योर इनिशियल कंडीशन वेयर द T1 इज 34 डिग्री सेल्सियस. आपने पूरा प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लिया, फिर हमने रूम टेम्परेचर मेजर किया अगेन, फिर भी वो आया सिर्फ 34 डिग्री सेल्सियस ओनली, यानी T2 आपका जब प्रैक्टिकल खत्म हो गया, दैट स्टेट इज एक्चुअली कॉल्ड टू बी द फाइनल स्टेट. समझ रहे हैं? फर्स्ट इज इनिशियल स्टेट. इनिशियली जो हम लोग थर्मोडायनेमिक फंक्शन या फिर स्टेट फंक्शन जो मेजर करने वाले हैं, दैट इज टेम्परेचर, उसका वो टेम्परेचर था 34 डिग्री सेल्सियस. कंसिडर इट इज T1. आफ्टर फिनिशिंग द प्रैक्टिकल हमारी आ गई फाइनल स्टेट, तब हमने टेम्परेचर मेजर किया, दैट इज अवर T2, वो भी आ गया 34 डिग्री सेल्सियस. यानी थ्रू आउट द प्रोसेस जो भी हमारा पीरियड था प्रैक्टिकल करने का, वो पूरी प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहा 34 डिग्री सेल्सियस एज T1. T2 once we enter into the final state, the T2 remains only 34 degree Celsius. यानी there is no change in the temperature only throughout the process. This sort of a process are known to be isothermal process. Understood? और ये process क्यों temperature क्यों constant है? इसका मतलब ये है कि throughout that process there is no exchange of heat energy. Heat exchange नहीं की है from system to surrounding और surrounding to system. समझ रहे? System एंड सराउंडिंग के बीच में. अब यहाँ पे सिस्टम क्या है, हम लोग केमिकल्स ये सारे सिस्टम आ गए, और अदर पार्ट इज सेड टू बी द सराउंडिंग. तो हमने ना तो एनर्जी ली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ना तो एनर्जी दी टू द एटमॉस्फेयर. अंडरस्टूड? आप सुन रहे हैं अच्छे से? ना तो एनर्जी ली है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ना तो एनर्जी दी है टू द एटमॉस्फेयर. ओके, सो नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी, तो उसको कहेंगे हम लोग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, एंड दैट्स व्हाई डेल्टा टी इक्वल टू जीरो. बराबर. अब डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, सो डेल्टा यू इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो. बच्चों डेल्टा यू इज अनदर थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन. एक्चुअली इट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी. ओके, क्या कहते हैं उसको? इंटरनल एनर्जी, डिनोटेड बाय यू साइन. हाँ, अब इंटरनल एनर्जी क्या है? द एनर्जी एसोसिएटेड विद इन द ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी. I repeat, the energy associated within the object, that is said to be the internal energy. यानी मेरी अगर बॉडी है तो मेरी बॉडी में कितना मैटर है उस हिसाब से इंटरनल एनर्जी होगी. आपकी बॉडी है तो आपकी इंटरनल एनर्जी डिफरेंट होगी. अगर आपके पास नोटबुक है तो उसकी इंटरनल एनर्जी डिफरेंट होगी, क्योंकि उसमें मैटर की क्वांटिटी कुछ अलग है. अगर आप डेस्क बैंक पर बैठे हो तो वहाँ पे उसकी इंटरनल एनर्जी अलग होगी, क्योंकि वहाँ पे मैटर अलग है. सो वॉट एवर अमाउंट ऑफ अ क्वांटिटी present in the matter that represents the internal energy. ठीक है, simply it is defined as the energy associated within the body. Okay, energy associated within the body or energy present in the body, that is said to be इंटरनल एनर्जी. अब यहाँ पे एनर्जी चेंज कब होगा? जब हम लोग हीट ट्रांसफ़र करेंगे, हीट एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टम. अगर समझ लो सिस्टम ने हीट एनर्जी रिलीज़ की, इफ़ यू कंसिडर द सिस्टम रिलीज द हीट एनर्जी. ओके, सिस्टम ने क्या किया? हीट एनर्जी रिलीज़ कर ली, तो क्या हो जाएगा? सिस्टम टेम्परेचर डाउन होगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होगा. You are getting my point? If the system absorb heat energy from the surrounding, सिस्टम ने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या हो जाएगा? सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा, सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा. अब इन द एक्सचेंज ऑफ अ हीट एनर्जी, इफ सिस्टम लूज द एनर्जी, तो यानी इंटरनल एनर्जी उसकी कम हो गई. इफ सिस्टम एब्जॉर्ब्स द हीट एनर्जी, मतलब इंटरनल एनर्जी उसकी इंक्रीज हो गई. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? So understood? So this is all about the internal energy represented by U, and delta U यानी U2 minus U1, मतलब ही internal energy at the final state minus internal energy at the initial state. Similarly delta T यानी T2 minus T1, temperature at final state minus temperature at initial state. So no change in the temperature remains constant throughout the process, and that's why no change in the internal energy of that particular system.
ओके, नो चेंज ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम. सो बच्चों आपको इतना ही याद रखना है फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, डेल्टा टी इक्वल टू जीरो एंड दैट्स वाई डेल्टा यू इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो. ओके बच्चों, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस इसके ऊपर नहीं रहेंगे आपको, ये प्रोसेसेस के ऊपर डायरेक्टली कि कौन सा थर्मोडायनेमिक फंक्शन कांस्टेंट रहता है लाइक दैट, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं रहेंगे. क्वेश्चंस एक्चुअली इसका यूज होने वाला है हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हम लोग पढ़ेंगे तब. ओके, वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. सो जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होगा उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, तो वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किस तरह से चेंज होगा इफ वी कंटिन्यू द प्रोसेस बाय कीपिंग सर्टन पैरामीटर कांस्टेंट, यानी कभी टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो फिर वो क्या होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का इक्वेशन. इफ वी कीप द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, if we keep the volume constant, तो what is the equation of thermodynamic first law. ओके तो ये सारे चेंज वहाँ पे यूज होने वाले हैं. दैट्स वाई यू नीड टू रिमेंबर दिस प्रोसेसेस अलॉन्ग विथ इट्स variables which kept constant over there. So isothermal process temperature remains constant means delta T equal to 0, so delta U is also equal to 0. Understood? आगे बढ़ते हैं. आइसोबारिक प्रोसेस. आइसोबारिक प्रोसेस क्या है? A process in which pressure remains constant throughout the transformation or during the transformation. Okay, pressure constant रहा. So thus delta P equal to 0, यानी P2 and P1 initial state and final state remain constant only. जैसे कि again we'll take the example of our laboratory only. जब practical करेंगे हम लोग ओके लैब में, तो क्या होगा कि जब स्टार्टिंग में समझ लो आप सॉल्ट एनालिसिस कर रहे हो लैब में, सॉल्ट एनालिसिस कर रहे हो, तब इनिशियल प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज़ 1 एटमॉस्फेयर. सॉल्ट एनालिसिस कंप्लीट कर लिया आपने 2 घंटे में, फिर आपने प्रेशर अगेन मेजर किया, अगेन द प्रेशर रिमेन सेम दैट इज़ 1 एटमॉस्फेयर. तो हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं प्रैक्टिकल का, वो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट प्रेशर पे यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे फॉलो करता है एक्चुअली. अंडरस्टूड ना? सो इनिशियल स्टेट में भी यानी P1 भी सेम, P2 भी सेम, सो नो चेंज इन द प्रेशर ओनली. द होल प्रोसेस इज सेड टू बी आइसोबारिक प्रोसेस. अंडरस्टूड? आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. दैट्स व्हाई डेल्टा P इक्वल टू 0. You are getting my point? Delta P is equal to 0, pressure remains constant. Isothermal process में temperature remains constant, so delta T equal to 0. That's why delta U is also equal to 0. Understood? याद रखना बच्चों. Okay. Next is isochoric process. The third one, isochoric process. Say it is a process in which volume of the system remains constant during the transformation. ओके, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा. ओके, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो उसको कहेंगे हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस. समझ लो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कंसिडर परफॉर्म कर रहे हैं इन अ क्लोज कंटेनर. एक हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है जिसमें कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम सोल्यूशन रखा है हमने. ओके, समझ लो 100 ml. स्टार्टिंग में भी 100 ml रखा, पूरा एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद भी द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रिमेन्स ओनली 100 ml. सो ये पूरी प्रोसेस हम लोगों ने ख़त्म कर दी बाय कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट. ओके, बाय कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट. सो द होल प्रोसेस इज सेड टू बी आइसोकोरिक प्रोसेस. थर्मोडायनेमिक में हम लोग वो ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जहाँ पे एक वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और हम लोग वी आर गोइंग टू परफॉर्म सच एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक ओनली. जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा. जब आप रेगुलर प्रैक्टिकल करोगे तब आपको समझ में आएगा. एंड वेरी इजी प्रैक्टिकल है, बहुत ही इजी प्रैक्टिकल. मैं कहूँगा 12th स्टैंडर्ड के सबसे ईजीएस्ट अगर प्रैक्टिकल है तो वो थर्मोडायनेमिक के प्रैक्टिकल्स है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको प्रोसेस फॉलो करनी है. एंड देन यू हैव टू मेजर द टेम्परेचर T1 T2 और उस T1 T2 का डिफरेंस निकाल दो, दैट इज डेल्टा T, और उस डेल्टा T से फिर कैलकुलेशन करके फाइनल वैल्यू निकाल देनी है. ओके, सो वेरी इजी, बहुत ही इजी प्रैक्टिकल है. आपको 8 या 10 मार्क का प्रैक्टिकल रहेगा. ओके, सो ये प्रोसेस याद रखनी है फॉर दैट रीजन ऑल्सो. आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, सो डेल्टा V इक्वल टू 0. जैसे मैंने कहा कि हम प्रैक्टिकल करेंगे, समझ लो इनिशियल स्टेट में 100 ml वॉल्यूम होगा सोल्यूशन का. प्रैक्टिकल कंप्लीट करने के बाद भी वॉल्यूम रिमेन्स 100 ml ओनली, सो V1 एंड V2 ऑफ सेम वॉल्यूम, सो वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट. whole process is said to be isochoric process. Understood? Now the next is adiabatic process. Adiabatic process में क्या होगा, there is a no exchange of a heat energy between system and the surrounding. It is close to that isothermal process actually. Okay, heat energy exchange नहीं होती between
system to surrounding, surrounding to system. Understood? That's why we can say that Q is equal to 0. See बच्चों, heat is actually represented by Q sign. So that's why I have written Q is equal to 0. So initial state and final state की जो whatever heat content होगा वो same रहेगा for the system and the surrounding. So Q is equal to 0. So that's why हम लोग कहेंगे the whole process is said to be adiabatic process. Understood? Generally in adiabatic process the system is completely insulated from the surrounding. Okay, कंप्लीटली इंसुलेट करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग. जैसे सिस्टम हम लोग थर्मस में डाल देंगे. ओके, जैसे मैंने ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम के एक्सप्लेनेशन के लिए दिया था. अगर हमने कॉफ़ी लिया है और वो थर्मस में डाल दिया है, सो इट इज़ कम्प्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम दी सराउंडिंग. सो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस वेयर नो एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टम, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा. अंडरस्टूड? द डिफरेंस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस हम लोग ओपनली वो प्रोसेस फॉलो करेंगे जैसे लैब में वगैरह, एंड एडियाबैटिक प्रोसेस में वो सिस्टम को इंसुलेट कर लेंगे फ्रॉम द सराउंडिंग ओनली. सो नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी इज देयर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. Q equal to 0, process is said to be adiabatic process. Understood? Okay, the last process बची है, that is reversible process. Reversible process पढ़ लेते हैं फिर अभी. उसके लिए अगेन वी आर गोइंग टू कंसिडर द गैस, क्योंकि वो समझना बहुत ज़रूरी है. रिवर्सिबल प्रोसेस द होल कंसिडर करो कि गैस है, वही अपना एग्जाम्पल जो आई थिंक सो फर्स्ट दिन से हम लोग वही पढ़ रहे हैं कि गैस को इनक्लोज कर लिया इन अ सिलेंडर. ओके, fitted with the movable piston. So consider a gas enclosed in a cylinder fitted with a movable piston only. Let the external pressure is P external on the outer surface of the piston set equal to the gaseous pressure. Okay, external pressure है P external, P E X T यानी P external यानी external pressure which present around surrounding the cylinder only, and gaseous pressure is P. Correct? Here neither expansion nor compression occurs. मतलब system is in equilibrium, mechanical equilibrium with the surrounding. क्यों system mechanical equilibrium में है? क्योंकि external pressure and gaseous pressure same है. Understood? External pressure and gaseous pressure same है. Okay? Imagine करो वो visualize कर लो वो diagram भी, जो कि हमारा पास piston है, गैस enclosed किया हुआ है, cylinder है along with the piston and gas enclosed into the cylinder. Now the next thing is consider करो if P external or the external pressure is infinitesimally smaller than the P. Okay, external pressure क्या है? A little bit smaller, marginally smaller than the P. Infinitesimally smaller यानी बहुत ही कम डिफरेंस है दोनों के बीच में. माइन्यूट क्वांटिटी में कहेंगे हम लोग स्मॉलर है देन द P, दैट इज गैसियस प्रेशर. तो क्या हो जाएगा? यानी यहाँ पे इन अदर वर्ड हम लोग कहेंगे गैसेस प्रेशर इज मोर देन द एक्सटर्नल प्रेशर. नो, गैसेस प्रेशर ज़्यादा होगा कंपेयर टू द एक्सटर्नल प्रेशर. तो क्या पिस्टन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? पिस्टन मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन. अंडरस्टूड? पिस्टन क्या होगा? मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड गैस विल एक्सपांड. समझ रहे? फर्स्ट कंडीशन क्या ही थी कि समझ लो एक्सटर्नल प्रेशर कम है कंपेयर टू द गैसियस प्रेशर. सो डेफिनेटली इन अदर वर्ड वी कैन से गैसियस प्रेशर इज मोर देन द एक्सटर्नल प्रेशर. सो पिस्टन जो वॉट एवर गैसियस प्रेशर है वो प्रेशर फोर्स करेगा टू द पिस्टन टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन ओनली, एंड दैट्स व्हाई पिस्टन मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो पिस्टन अगर मूव हो गया इन अपवर्ड डायरेक्शन इन द सिलेंडर तो गैस विल एक्सपांड, सो वॉल्यूम विल बी चेंज. अंडरस्टूड? सो एक्सपांशन ऑफ अ गैस इज देयर. कंसिडर कर देंगे कि एक्सटर्नल प्रेशर इज इन्फिनिटेसिमली ग्रेटर देन द गैसेस प्रेशर. P external, PEXT is infinitesimally greater than P यानी गैसेस प्रेशर. तो क्या हो जाएगा? सराउंडिंग का प्रेशर ज़्यादा है, गैसेस प्रेशर कम है. पिस्टन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? इनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. सो पिस्टन मूव्स इनवर्ड डायरेक्शन एंड गैस विल कॉम्प्रेस. गैस वहाँ पे कॉम्प्रेस हो जाएगा. अगेन देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम कंपेयर टू द इनिशियल वॉल्यूम, बट यहाँ पे अभी पहले वाले केस में गैस एक्सपांड हो रहा था, वॉल्यूम विल बी इंक्रीजेस. यहाँ पे गैस क्या हो रहा है? कॉम्प्रेस हो रहा है, सो वॉल्यूम विल बी डिक्रीजेस कंपेयर टू द इनिशियल वॉल्यूम. समझ गए? ओके, तो ये स्लाइट चेंजेस अगर हो गए बिटवीन द प्रेशर ऑफ गैस एंड द एक्सटर्नल सराउंडिंग प्रेशर यानी एक्सटर्नल प्रेशर, तो फिर गैस एक्सपांड होगा या फिर गैस क्या होगा? कॉम्प्रेस होगा. ठीक है? सो अ प्रोसेस कंडक्टेड इन सच अ वे दैट ड्राइविंग फोर्स ड्यू टू प्रेशर P is infinitesimally greater than the opposing force due to pressure, external pressure PEXT. I repeat, a process conducted in such a way that the driving force due to pressure
P is infinitesimally greater than the opposing force due to external pressure P external and can be reversed by a slight change of the opposing force is called a reversible process. Okay, so reversible process क्या है? The process in which driving force is infinitesimally greater than the opposing force and that can be reversed. यानी opposing force can be infinitesimally greater than the driving force. So the process can be reversed by changing the pressure. That's the process is said to be reversible process. Understood? समझ गए बच्चों? So ये हमने टोटल 5 प्रोसेसेस पढ़ी. The first one is isothermal process. Temperature remains constant, delta T equal to 0. That's why delta U is also equal to 0. Isobaric process, where pressure remains constant, delta P equal to 0. Isochoric process, volume remains constant, delta V is equal to 0. Adiabatic process, heat remains constant, no exchange of heat energy, Q equal to 0. And the last process is reversible process. We will see the features of reversible process over here. First one is the driving and opposing force differ by an infinitesimal amount. बहुत ही कम डिफरेंस होगा बिटवीन ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स, एक्सटर्नल प्रेशर एंड दिस वन गैसेस प्रेशर के बीच में. द प्रोसेस कैन बी रिवर्स बाय इन्फाइनेटिसिमल चेंज इन कंडीशन. अगर हम लोगों ने इन पहले कंडीशन में समझ लो कि एक्सटर्नल प्रेशर इज मोर लिटिल बिट मोर देन द गैसेस प्रेशर, पिस्टन मूव इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. If gaseous pressure is little bit more than the external pressure, piston move in upward direction. तो ये changes हो सकेंगे. Third one, a reversible process proceeds infinitely slowly and takes place in a infinite number of steps. Okay, small number of steps में and बहुत सारे number of steps में ये process होती रहेंगी continuously. It is a slow process only. And the last one is at the end of every step of the process, the system attain mechanical equilibrium with the surrounding. Okay, whatever the small process or steps, in fact. Is conducted by the system only, okay, in a reversible process. So at that steps the system attain mechanical equilibrium with the surrounding. Okay guys, तो ये है reversible process and its features. Okay, thank you.